वेलकम टू एम रेलवे। आज हम एसएससी जेई इन्वायरमेंट क्लास 1 है हमारी। आज हम जो है बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, 5 जो चैप्टर्स में मैंने डिवाइड कर रखा है, 5 बिग चैप्टर, उसके अंदर जो है स्मॉल स्मॉल चैप्टर और पूरा का पूरा इन्वायरमेंट का जो हमारा सिलेबस है कवर हो जाएगा। पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, आज पूरा बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, पेशेंसली सुनिए। क्लास थोड़ी लंबी चलेगी बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो एक एक घंटे की भी अगर क्लास हुई आगे चलकर तो प्लीज उसे पूरा देखिए बिकॉज एक एक मार्क्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, देन पोल्यूशन, एनर्जी कंजर्वेशन जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे, एंड देन ओजोन। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर बेसिक्स से। तो बेसिक में सबसे पहले कोई भी क्लास हो, इकोलॉजी पढ़ाई जाती है। ठीक है, इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए ये ग्रीक वर्ड है और ये दो वर्ड्स का मिलकर एक वर्ड है, ओइकोस प्लस लोगोस। ठीक है, लोगोस का मतलब तो स्टडी, जैसे बायोलॉजी कहते हैं हम। ठीक है, लॉजी जहां लग जाता है तो वो स्टडी से रिलेटेड बात आ गई है ना। तो लोगोस का मतलब तो स्टडी आ गया, ओइकोस का मतलब होम। ठीक है, होम, इकोलॉजी होम की स्टडी। ठीक है, होम की स्टडी, अब किसके होम की स्टडी? एनिमल के होम की स्टडी, या फिर कहे तो किसी ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होम की स्टडी। ठीक है, अगर पूरी लैंड की स्टडी भी की जाए, पूरे अर्थ की स्टडी, तो हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो हमारे होम की स्टडी इस तरह से। तो ये है इकोलॉजी का मतलब। ठीक है, तो इकोलॉजी को अच्छे से डिफाइन किसने किया था? अलेक्जेंडर होन हम्बोल्ट ने। ठीक है, अलेक्जेंडर वी हम्बोल्ट, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। ये ध्यान में रखिए, ये इनका नाम, बिकॉज ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। इसके पहले ये देखते हैं कि इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था। ठीक है, जैसे देखिए, आपका नाम आपकी फैमिली रखती है। सपोज फैमिली में बुआ जी रखती है ना बच्चे का नाम, लेकिन उस बंदे को या फिर उस बच्चे को अच्छे से डिफाइन कौन कर सकता है? उसके दोस्त, है ना। उसी तरह से जिसने उसे अच्छे से डिफाइन किया उसे फादर ऑफ इकोलॉजी कहा गया, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को। और जिसने उसे नाम दिया उनका नाम है इर्नस्ट हैकल। क्या नाम है? इर्नस्ट हैकल। ये इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, इससे बनता है, लेकिन सपोज आ गया तो, है ना, सब कुछ करके जाना चाहिए इस तरह से। अब देखते हैं हम इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम जो है ये कॉम्बिनेशन है नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स का। ठीक है, जैसे आप हो, आपके आसपास जो भी चीजें हैं, जिस जमीन पर आप ठहरे हो, वो नॉन लिविंग थिंग है, आप लिविंग हो, है ना। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन इकोसिस्टम कहलाता है। तो आप सोच कर देखिए सबसे बड़ी इकोसिस्टम क्या हो सकती है? तो सबसे बड़ी इकोसिस्टम पृथ्वी है, बिकॉज उसमें नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग है। आपको आउटर स्पेस का कुछ पता नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल इस वर्ल्ड में तो हमारे लिए पृथ्वी सबसे बड़ी इकोसिस्टम है ना। लिविंग थिंग्स को बायोटिक कहा जाता है और नॉन लिविंग थिंग्स को अबायोटिक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए ये। लिविंग्स में आता है प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएगा? बैक्टीरिया, फंगी, वायरस। वायरस की एक बात बता दूं मैं आपको, देखिए वायरस जो है डेड बॉडी पर या फिर कोई डेड जगह है, जैसे सपोज जमीन है। ठीक है, जमीन पर वायरस डेड होता है। ठीक है, जैसे ही उसे कोई लिविंग सेल मिल जाता है तो वो जिंदा हो जाता है। कैसे? एक सपोज एक ब्रेड रखा है। ठीक है, एक ब्रेड रखा है, ऐसे जमीन पर छूट गया, तो उसमें आपने क्या किया? बैक्टीरिया छोड़ दिया, आपने फंगस छोड़ दिया और आपने वायरस छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ा? बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस। ठीक है, तो बैक्टीरिया एंड फंगस क्या करेंगे? ये डिकम्पोजर होते हैं। क्या होते हैं? ये डिकम्पोजर होते हैं। ये ब्रेड खा लेंगे। ठीक है, ये ब्रेड खा लेंगे और आप अगर थोड़ी देर में आकर देखोगे तो आपको लगेगा कि वायरस ने भी कुछ करा होगा, लेकिन वायरस कहता है देखो मैंने कुछ किया नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये डेड बॉडी है, सपोज ये डेड है, अब ये डेड है तो कुछ कर नहीं सकता वायरस। लेकिन ये इसी के जगह अगर कोई लिविंग सेल होती, सपोज आपकी स्किन होती, आपकी स्किन के थ्रू ही जा रहा है ना कोरोना वायरस, आपके बोलने के थ्रू ही जा रहा है, आपके सांस के थ्रू जा रहा है, इस तरह से। तो अगर कोई लिविंग सेल मिल जाए वायरस को तो वो मल्टीप्लाई करने लगता है और जिंदा रहता है। तो इसका मतलब समझ में आया कि वायरस जो है डेड मैटर्स पे डेड होता है, जिंदे मैटर पे या फिर कहते हैं लिविंग मैटर पे लिविंग होता है। ठीक है, अबायोटिक में क्या क्या आता है? अबायोटिक में आता है एयर,
ठीक है, जो हवा है, टेम्परेचर है, लैंड है, वाटर है, ठीक है, जो कि नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन लिविंग थिंग को उसकी जरूरत है। जैसे हमको सब चीजों की जरूरत है, हवा ना हो तो हम मर जाएंगे ना, उसी तरह से नॉन लिविंग थिंग को, सॉरी, लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग की जरूरत है, और इनके कॉम्बिनेशन को इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी एग्जांपल अगर मैं दूं, सबसे बड़ी इकोसिस्टम क्या है? अर्थ। पृथ्वी से बड़ी इकोसिस्टम नहीं है। ठीक है, याद रखिए। जो इकोसिस्टम टर्म दी गई है ना, ये टर्म जो दी गई है एजे टांसली के द्वारा दी गई है। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन बना था कि जो टर्म है इकोसिस्टम, आरआरबी एनटीपीसी 2015 में क्वेश्चन बना था एक शिफ्ट में, जहां तक मुझे याद है, आई थिंक 28 मार्च की शिफ्ट थी, सेकेंड शिफ्ट, उसमें क्वेश्चन बना था कि जो टर्म है इकोसिस्टम ये किसने दी? तो एजे टांसली जी ने दी थी। ठीक है, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसे डिफाइन किसने किया अच्छे से? तो एपी ओडम। किसने? एपी ओडम। इसीलिए एपी ओडम जी को फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कहा जाता है। और इकोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर होन हम्बोल्ट को। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाल फिलहाल 2020 में एग्जाम हुई थी इंडिया में, इकोलॉजी में जो है रामदेव मिश्रा जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, इसीलिए रामदेव मिश्रा जी को फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन केवीआईसी 2020 में ही 28 फरवरी 2020 में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अगर किसी ने पेपर दिया होगा तो उसे पता होगा कि ये क्वेश्चन बना था। देखिए, आप अगर अभी पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं, सपोज लाइक अगर कोई डेटा है यहाँ पर, ठीक है, और इस एग्जाम में नहीं आया तो ये अगले एग्जाम में आएगा, आपको हमेशा उससे फायदा ही होगा। ठीक है, हमेशा क्वेश्चंस जो है, कभी भी कोई भी एग्जाम देना है, जैसे आप स्टाफ सिलेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीवाईपी क्वेश्चंस देखो, जो पेपर्स है डाउनलोड करो, पहले देखो कि सामने वाला बंदा सच पढ़ा रहा है या नहीं। किसी को भी जो है ब्लाइंडली फॉलो मत करो, भले ही वो बहुत बड़े चैनल से हो, भले ही वो छोटे से चैनल से हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आप अगर पीवाईपी क्वेश्चंस देखोगे ना तो आप आपके खुद के लाइक टीचर जैसे, मेंटोर जैसे बन जाओगे, और आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ से पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, तो एक टीचर के हिसाब से तो मैं बहुत ज्यादा पेपर्स डाउनलोड करते रहती हूँ और चेक करते रहती हूँ, क्योंकि जो पैटर्न है वो हमेशा चेंज होते रहता है। कोई भी एग्जाम हो, जो ट्रेंड है हमेशा चेंज होते रहता है। एग्जामिनर अगर सपोज किसी एग्जाम में अब रामदेव मिश्रा जी के बारे में पूछा है 2020 में, 100% ये क्वेश्चन पूरे ईयर फॉलो होता, पूरे ईयर पूछा जाता। लेकिन अब इस ईयर में एग्जाम्स ही नहीं हुए, तो अक्टूबर में 100% ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में, भले वो रेलवे की शिफ्ट में हो, भले वो स्टाफ सिलेक्शन की शिफ्ट में हो, किसी भी शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही आपको। अगर आपके शिफ्ट में होगा तो आप लकी हो क्योंकि आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब इकोसिस्टम जो है दो टाइप की है, एक है नेचुरल इकोसिस्टम और एक है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम में भी दो टाइप है, जैसे कि टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में 5 टाइप है: फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, टाइगा, टुंड्रा। ठीक है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, टाइगा, टुंड्रा। तो ये देखिए, फॉरेस्ट का मतलब, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जैसे फॉरेस्ट में आप सब कुछ सपोज ट्री है, कोई एनिमल है, ठीक है, इस तरह से ये सब लोग जो है एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे हैं। ठीक है, तो वो एक इकोसिस्टम होती है। क्या होती है? इकोसिस्टम होती है। तो फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड तो समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन ये टाइगर टुंड्रा में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सबको। तो देखिए, टाइगर टुंड्रा का कैसा है ना कि आप थोड़ा अगर एल्टीट्यूड पे चल जाओगे, थोड़ा ऊपर, जैसे एवरेस्ट पे चल जाओगे, या फिर नॉर्थ पोल के साइड में चल जाओगे ना, तो वहां पे आपको वेजिटेशन, ऐसे लंबे लंबे से झाड़ ऐसे कुछ नहीं दिखाई देंगे, ऐसे बहुत बड़े बड़े ट्रीज नहीं दिखाई देंगे। वहां पर जो है ना लाइक छोटे छोटे ग्रास लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बर्फ ही है हर जगह, लेकिन थोड़ा थोड़ा घास दिखाई देगा। ठीक है, उसे टाइगा कहते हैं। और टुंड्रा तो एकदम लाइक शेवाल की तरह ही होता है। ठीक है, शेवाल की तरह ही होता है, अच्छा इतने बड़े बड़े प्लांट्स नहीं होते। ठीक है, ये डिफरेंस होता है टाइगा एंड टुंड्रा में। एक्वेटिक में देखिए, एक्वेटिक में इकोसिस्टम जो कि पॉन्ड, लेक, रिवर है ना, सी, ओशन। ठीक है, तो सी एंड ओशन का मैंने डिफरेंस भी बताया था आपको। देखिए, सी मतलब सागर है ना, सागर,
एंड ओशन मतलब महासागर, महासागर। तो देखिए सी जो होता है सबसेट होता है ओशन का, किसका, ओशन का सबसेट होता है सी। सी छोटा होता है, ओशन बड़ा होता है ना। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, आर्टिफिशियली बनाई गई इकोसिस्टम, जैसे वर्ड जूज होते हैं। जू आपने देखा होगा कि अलग अलग एनिमल्स को लाकर एक जगह रखा जाता है, उन्हें उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया जाता है और वो वहां पे रहते हैं, ठीक है। और फिश एक्वेरियम, अब फिश तो थोड़ी एक्वेरियम में रहेगी, वो छोटे से लाइक कांच में, लेकिन वो रखा जाता है, तो वो होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जू, बॉटनिकल गार्डन्स, है ना, इस तरह से याद रखिए क्वेश्चंस। देन बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर जैव मंडल कहते हैं उसे हिंदी में। तो बायोस्फीयर एक ऐसी जगह, ऐसा ऐसा जगह जहाँ पर लैंड, एयर और जो हमारा वाटर अवेलेबल हो, तो और जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये होता है बायोस्फीयर। क्योंकि जैव से समझ में आ रहा है ना, जैव मंडल से समझ में आ रहा है ना। तो ट्रांजिशनल एरिया जहाँ होता है उसे बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पर पानी हो, जहाँ पर हवा हो और जमीन की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, तो वहीं तो हम रहते हैं, ठीक है। तो देखिए जैव मंडल बायोस्फीयर, तो सबसे बड़ी जैव मंडल या फिर बायोस्फीयर कहा तो क्या होगा, अर्थ, है ना। अर्थ का एग्जाम्पल आप हर किसी से जोड़ सकते हो, इकोलॉजी से जोड़ सकते हो, इकोसिस्टम से जोड़ सकते हो, बायोस्फीयर से जोड़ सकते हो, इस तरह से, ठीक है, याद रखिए। अब देखते हैं इकोटोप। सब कुछ बेसिक्स चल रहा है आज, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि बेसिक्स ही क्यों पढ़ाया जा रहा है। देखो बेसिक से जाना चाहिए, बेसिक आता है एक एक मार्क्स के लिए, ठीक है। इकोटोप, इकोटोप क्या होता है एक्चुअली, आप सपोज कहीं ठहरे हुए हो या फिर आप बैठे हुए हो, तो आपने जितनी जगह ली है ना, आपने जितना स्पेस एक्वायर किया गया है, उसे इकोटोप कहते हैं। जैसे आप देखिए ये बिल्डिंग, सॉरी ये जो ट्री है, इसने इतनी जगह जो है अपनी एक्वायर कर रखी है। ये चर्च है, इसने इतनी जगह अपनी एक्वायर कर रखी है ना। ये जो एनिमल है, इसने, ये कार, ये बिल्डिंग्स वगैरह, इस घर ने, तो इस चीज को जिसने स्पेस एक्वायर करके रखा हुआ है, उसे जो है इकोटोप कहा जाता है। सिंपल सा है ना इकोटोप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फूड चेन एंड फूड वेब, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से सुनिए। फूड चेन जो होता है एक फीडिंग रिलेशनशिप होता है। फीडिंग रिलेशनशिप मतलब इसका खाना वो बन रहा है, उसका खाना वो बन रहा है, उसका खाना वो बन रहा है, ठीक है। जैसे देखिए अब ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक, तो ग्रास जो है, घास जो है वो टिड्डा खा रहा है, ग्रास ऊपर खा रहा है। ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग, मेढक खा रहा है। और फिर फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है। तो स्नेक को कोई और भी खा सकता है, हॉक खा सकता है ना, हॉक खा सकता है। तो इस तरह से फीडिंग रिलेशनशिप चल रही है, तू मुझे खा, मैं तुझे खाऊंगा, तू मुझे खाएगा, ऐसे इस तरह से जो है, तू मेरा खाना बन, मैं तेरा खाना बनूंगा, इस तरह से रिलेशनशिप चल रही है। इसे कहते हैं फूड चेन, ठीक है, फूड चेन कहते हैं। और जितनी छोटी फूड चेन होगी ना, उतना ज्यादा एनर्जी का लेवल हाई होगा। कैसे, देखिए सपोज आपके घर में सिर्फ 2 लोग हैं और 2 किलो चावल आते हैं, तो 1-1 केजी एक एक को जाएगा। अगर उसी एग्जाम्पल में देखें, एक घर में 4 लोग हैं और 2 किलो चावल आते हैं, तो हाफ केजी 4 लोगों में बटेगा, है ना। तो इस तरह से 1-1 केजी की एनर्जी ज्यादा होगी हाफ केजी के मुकाबले। तो ऐसा ही है फूड चेन का, जितनी छोटी फूड चेन, सपोज अगर ग्रास ऊपर को खाने वाला ही कोई नहीं होता, तो ग्रास एंड ग्रास ऊपर ये जो फूड चेन बनती, वो छोटी सी फूड चेन, और एनर्जी लेवल एकदम हाई होता और ग्रास ऊपर बहुत ज्यादा होते, है ना। लेकिन उस तरह से नहीं है, ग्रास ऊपर जो है कम है, बिकॉज जो है फ्रॉग उन्हें खा लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये फूड चेन, फूड वेब में देखेंगे इसे अच्छे से। फूड वेब जो होता है फूड चेन की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फूड चेन से ज्यादा स्टेबल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, विच इज स्टेबल, तो फूड चेन या फूड वेब। तो फूड वेब जो होता है, फूड जाला जो होता है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। कैसे जानते हैं, देखिए अब घास है, ठीक है, ग्रास है, तो ग्रास को जो है काऊ खा रही है, रैबिट खा रहा है, और मैंने रैबिट डबल डबल लिख दिया, अच्छा ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए डियर, ठीक है, डियर। तो रैबिट खा रहा है, ग्रास को काऊ खा रही है, डियर खा रहा है, और इन तीनों को खाने वाला है टाइगर, ठीक है, इन तीनों को खाने वाला है टाइगर। तो टाइगर की एनर्जी जो कंज्यूम होगी वो सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज इन तीनों को खाएगा, वो एक साथ नहीं खाएगा, लेकिन टाइम टू टाइम खाएगा ही ना।
तो इस तरह से जो है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबल होता है, याद रखिए। टाइगर को जो है कीस्टोन स्पीसीज भी कहा जाता है। कैसे, देखिए सपोज टाइगर ही ना होता, ठीक है, टाइगर ही ना होता तो रैबिट, काऊ एंड डियर की पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाती, कितनी ज्यादा बढ़ जाती कि ग्रास ग्रास जो है खत्म हो जाता। कैसे खत्म हो जाता, आप लोग बोलोगे कि ये तो चलते रहता है प्रोसेस है। देखिए अब काऊ और अगर कोई भी ग्रास खा रहा है, ठीक है, ग्रास खा रहा है तो ग्रास उगने में टाइम तो लगेगा। अगर ग्रास की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो टाइम जो लगता है उस टाइम में अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे दुकान में जाते हो, लॉकडाउन के टाइम में बहुत ज्यादा जो है राशन कम पड़ चुका था बहुत सारे लोगों को। हालांकि जो दुकानदार है उसकी कैपेसिटी उतनी ही थी जितनी पहले थी, ठीक है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे राशन एक तो एक्स्ट्रा मंगाना पड़ा या फिर बोर्ड लिखकर रखना पड़ा कि राशन नहीं है। इस तरह से आपको समझ में आ गया ना कि कीस्टोन स्पीसीज होता है टाइगर। अगर टाइगर ना हो तो बहुत ज्यादा जो है इन जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। कुछ इस तरह से देखिए, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है और फादर है, ठीक है। अब छोटा सा बच्चा तो कुछ काम करता नहीं है, लेकिन फादर जो है काम करते हैं, घर चलाते हैं पूरा। सपोज अगर फादर ने पैसे देना ही बंद कर दिया या अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है करने से मना कर दिया तो घर अनस्टेबल हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है कीस्टोन स्पीसीज का एग्जाम्पल। टाइगर इज अ कीस्टोन स्पीसीज, याद रखिए। तो हमने क्या देखा, फूड चेन देखा और फूड वेब देखा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये बायोलॉजी 12th में पढ़ा होगा आपने, अगर किसी का था होगा जो ग्रुप, अगर नहीं होगा तो भी हम अच्छे से समझ लेंगे इसे। तो देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, 5 टाइप की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं। सबसे पहले होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस का साइन दिखाते हैं। क्या होता है म्यूचुअल, म्यूचुअल से समझ में आ रहा है ना कि जो दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ है तो वो उन दोनों का भी फायदा होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप विच 2 स्पीसीज लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स लाइक फूड एंड शेल्टर। तो एक एग्जाम्पल से जानते हैं, लाइकन बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, आपने पढ़ रखा होगा 10th में भी। तो लाइकन जो है वो अलगी और फंगी से बनकर जो क्या कहते हैं उसे रिलेशनशिप से बना हुआ है। तो अलगी क्या है, शैवाल, और फंगी क्या है, कवक। तो कवक जो है खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसीलिए कवक अलगी पर, शैवाल पर डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, ठीक है। और शैवाल जो है, अलगी अपना प्रोटेक्शन नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाइक नाजुक समझ सकते हो उसे, तो हार्ड कोर नहीं होता है उसका, जैसे ट्रीज की जो बार्क होती है, तना तना की तरह कुछ होता नहीं उसका, तो वो प्रोटेक्शन जो है फंगी उसे देता है। इसीलिए इन दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप जनरेट होता है। ये कहता है भाई तू मुझे फूड दे, मैं तुझे प्रोटेक्शन दूंगा, दैट्स इट। ये है म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट है कम्युनलिज्म। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक का प्लस और एक का न्यूट्रल, ठीक है। एक का प्लस एक का न्यूट्रल कैसे, देखिए अब चिड़िया है, चिड़िया जो है ट्री पर घोंसला बना रही है, ठीक है, किसी ट्री पर घोंसला बना दिया तो ट्री को कुछ फर्क पड़ा क्या, उसका नुकसान हुआ क्या, उसका फायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ, बंदा जैसे कि वैसा, मतलब न्यूट्रल है, ठीक है। और चिड़िया का क्या हुआ, चिड़िया को एक प्रोटेक्शन, एक शेल्टर मिल गया, तो चिड़िया का तो फायदा हो गया, है ना। ये है कम्युनलिज्म। तो क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप इन विच वन स्पीसीज इज अंडर बेनिफिट विदाउट अफेक्टिंग स्पीसीज सेकेंड स्पीसीज। तो इस तरह से कुछ नुकसान तो नहीं कर रही है ना वो ट्री का, तो ये है कमेंसिलिज्म। अब आता है अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म में जो है एक तरह का देखिए कि जिससे एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल कह सकते हो, ठीक है, नहीं नहीं एक नेगेटिव एक न्यूट्रल कह सकते हो, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। कैसे, देखिए इसमें क्या होता है ना, जिससे वो चीज निकल रही है, सपोज स्पीसीज 1 है और स्पीसीज 1 किसी तरह का वायरस जनरेट करता है या फिर किसी तरह का एंजाइम जनरेट करता है, उससे वो स्पीसीज 1 को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दूसरे आसपास के स्पीसीज होते हैं उन्हें फर्क पड़ता है। अब बोलोगे अब हमें डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर के लैंग्वेज में समझाओ, तो देखिए इंजीनियर के लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ।
ब्लैक वॉलनट ट्री देखा होगा कभी आपने, तो ब्लैक वॉलनट ट्री एक एंजाइम रिलीज करता है, उसे जुगलून कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक वॉलनट ट्री एक एंजाइम रिलीज करता है, उसे जुगलून कहते हैं। तो ये जुगलून क्या करता है ना, आसपास के सारे ट्रीज को मार देता है। जैसे एप्पल का ट्री ब्लैक वॉलनट ट्री के पास कभी भी नहीं उगेगा, कभी भी नहीं उगेगा, गुआवा का भी ट्री नहीं उगेगा। तो ये क्या करता है ना कि वॉलनट ट्री को कुछ नहीं कर रहा है, वॉलनट ट्री अपने हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन आसपास अगर कोई भी ट्री होगा ब्लैक वॉलनट ट्री के अलावा, जैसे कि एप्पल का ट्री लगा दिया आपने, तो वो उस ट्री को ग्रोथ ही नहीं होने देगा, वो उस ट्री की जो है ग्रोथ कम कर देगा या फिर उसे मार देगा। इस तरह से होता है। तो ये क्या है? अमेंसिलिज्म। एक का कोई नुकसान नहीं है, जिससे ब्लैक वॉलनट ट्री से तो ये निकल रहा है एंजाइम, उसका कोई नुकसान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन एप्पल के ट्री का नुकसान हो रहा है, तो वो निगेटिव में जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो क्या है ये? इट इज द रिलेशनशिप इन विच वन स्पीसीज इज अंडर लॉस विदाउट अफेक्टिंग सेकेंड वन, है ना। पैरासाइट। पैरासाइट जो है, अगर आपने मूवी देखी होगी पैरासाइट तो आप समझ जाओगे, फिर भी देखिए। पैरासाइट एक इस तरह से कि वन का लॉस है और एक का फायदा है। ठीक है, अब फायदा कुछ इस तरह से देखिए, आपको मच्छर काट रहा है, आपको मच्छर काट रहा है, तो जो मच्छर काट रहा है आपको, आपका नुकसान हो रहा है ना, और जो मच्छर है उसका फायदा हो रहा है। तो इसी तरह से जो भी होस्ट होता है ना, उसका वो पूरी तरीके से निचोड़ कर लेता है और होस्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, पैरासाइट। तो बैक्टीरिया एंड फंगी क्या है? एक पैरासाइट है। डेड ऑर्गेनिज्म पे छोड़ दोगे तो वो खा के खत्म कर देंगे उस डेड ऑर्गेनिज्म को, इसे डिकम्पोजर भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो ये होता है पैरासाइट। ठीक है, समझ में आया ना कि एक का नुकसान एक का फायदा। और नुकसान किसका करता है? जिसके थाली में खाता है उसी के थाली में छेद करता है पैरासाइट। ठीक है, देन प्री प्रीडेटर। प्री प्रीडेटर क्या है? शिकार एंड शिकारी। ठीक है, शिकार एंड शिकारी। तो इस तरह से मतलब क्या है? वन स्पीसीज किलिंग अनदर स्पीसीज फॉर फूड। तो एक स्पीसीज जो है दूसरे स्पीसीज को मार देगा, जैसे सपोज डियर एंड लायन, इन दोनों में तो शिकार कौन है? डियर, एंड लायन इज अ शिकारी, तो वो उसको मार देगा और खा लेगा। ये है वो रिलेशनशिप। ठीक है, प्री एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप, याद रखिए। नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ। जैसे आप हो, आपके साथ कोई इंसेक्ट होगा, जमीन के नीचे कोई बड़ा सा रेप्टाइल हो सकता है, समुद्र के अंदर कुछ हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ इज अ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखते हैं हम क्या है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसी से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, अब हॉटस्पॉट आप किससे मांगते हो? जिसके पास जो डेटा है बहुत ज्यादा है ना। आप कहते हो हॉटस्पॉट चालू कर दे भाई। तो देखिए, उसी तरह से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब है कि उस जगह पर जो है उस स्पीसीज का जो परसेंटेज है ज्यादा है। अब स्पीसीज मतलब सपोज जंगल में कई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जंगल कोई जंगल पकड़ लीजिए, वेस्ट बंगाल का कोई जंगल, तो वहां पर जो है ट्रीज जो है, प्लांट्स जो है, उनकी स्पीसीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यहाँ पर इस तरह से आता है कि वो ट्री तो अवेलेबल थे, लेकिन इतना नुकसान कर दिया है डेवलपमेंट की वजह से कि अब वो खतरा बन चुका है डेवलपमेंट उसके लिए। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये कंसेप्ट जो है नॉर्मन मेयर ने दिया था। नॉर्मन मेयर, ये पूछते बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंसेप्ट किसने दिया था? नॉर्मन मेयर ने दिया था। और ये फ्लोरा एंड फौना के अंडर थ्रेट मतलब लाइक एनिमल एंड प्लांट को कुछ थ्रेट है, तो वो वहां पर उस जगह को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट करके डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, एट प्रेजेंट 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 36, ये जो नंबर है याद रखिए, 36 हॉटस्पॉट अवेलेबल है। और इंडिया में कितने पूछता है हमेशा? इंडिया में जब पूछता है ना, जब क्वेश्चन पूछता है तो ऑड वन आउट करता है। ठीक है, ऑड वन आउट करता है, तो ध्यान रखिए। तो इसमें जो है 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हमारे इंडिया में। इसमें पहला है वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट सह्याद्री कहते हैं उसे, महाराष्ट्र में जो है। ठीक है, महाराष्ट्र के वेस्ट में है पूरा, तो वेस्टर्न घाट। देन ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न घाट लिख के ना आ जाना, ध्यान से देखिए। ईस्टर्न हिमालय कह रही हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय। एंड इंडो म्यांमार रीजन, इंडिया और म्यांमार के बीच में भी एक हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट।
एंड देन सुंडालैंड, सुंडालैंड एक्चुअली इस तरह से है ना, सुंडालैंड का देखिए इंडिया भी है उसमें, म्यांमार भी है, इंडोनेशिया भी है, बहुत सारे कंट्रीज मिलकर जो बे ऑफ बंगाल के आसपास का एरिया आता है सुंडालैंड में। अंडमान एंड निकोबार के एरिया में भी आता है ये, निकोबार में एक्चुअली आता है, एक्चुअल में निकोबार में आता है, ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्या है, ओके ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, फिर से पूछा जाएगा। माधव गडगिल एंड कस्तूरी रंगन कमेटी जो बिठाई गई थी, किसके लिए बिठाई गई थी, ये सिर्फ इतना आता है कि ये जो कमेटी है किस रिलेटेड है, तो वेस्टर्न घाट के रिलेटेड है ये कमेटी, ठीक है, वेस्टर्न घाट के रिलेटेड है कमेटी। पहले क्या हुआ था ना, माधव गडगिल कमेटी जब बिठाई गई थी सरकार के द्वारा, तो इनके कमेटी को इस तरह से रिजल्ट